सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलिए तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि कल हम जो पढ़ रहे थे वो अपनी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे, यानी कि आहार नाल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं भाई, जो बच्चे अभी आज नए जुड़े हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अभी हमारी जो नोट्स वाली है वो 2 क्लास हुई है केवल। ठीक है, क्लास तो 3 हो चुकी हैं, लेकिन एक क्लास में केवल इंट्रोडक्शन है और 2 क्लासों में हमने अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था, पाचन एवं अवशोषण को। तो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं तो मैं उनसे बोल देना चाहता हूं कि भाई आप पुरानी वीडियो देखकर, हालांकि आज से ही आपको जुड़ना है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आपके पास टाइम मिले तो तुरंत ही उन 2 वीडियो को देखकर आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर मैं आपको बता दूं कि हम जितना भी समय हमारे लिए मिलेगा हम केवल उसका उपयोग पढ़ाई के लिए ही करेंगे, फालतू की बातों के लिए बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ बिल्कुल, आपको केवल यहाँ पढ़ना ही है, मतलब नॉलेज लेनी है तो नॉलेज लेनी है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो नोट्स बनाना आप स्टार्ट कर देना भाई, ये सिलेबस बिल्कुल कंटिन्यू चलता ही जाएगा, है ना। और जितनी भी नॉलेज होगी, जितनी भी बेस्ट से बेस्ट नॉलेज हम आपको देने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कल तक मैंने आहार नाल के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए थे। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, और उस पाचन तंत्र के हमने 2 पार्ट किए थे। कितने पार्ट किए थे? 2 पार्ट किए थे। कौन कौन से? एक तो किया था आहार नाल और एक थी पाचक ग्रंथियां, ये 2 भाग किए थे। तो हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। तो आहार नाल के हमने कल मुख्य मुख्य 7 अंगों के बारे में एक लिस्ट बनाई थी। और अब जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन मीन होता है अंग, जितने भी अंग या ऑर्गन हैं हम डिटेल से एक एक ऑर्गन्स की यहाँ पर स्टडी करेंगे और फुल डीपली स्टडी। देखो बेटा, डीपली जो शब्द है ना, डीपली जो शब्द है उसको कहने में और उसको उस पर अमल या करने में बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन मैं आपसे हमेशा ही कहता हूं कि मेरी कथनी और करनी में कभी भी आपको अंतर नहीं मिलेगा। जो मैं कहूंगा वो मैं डेफिनेट करूंगा। मतलब जब मैंने आपसे बोल दिया ना कि भाई हम एक ऑर्गन्स के बारे में, हम जैसे अभी हम जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जूलॉजी के, जैसा कि आपको आज पता भी चल जाएगा कि आखिर वास्तव में ही बायोलॉजी कितनी इंटरेस्टिंग है ना, कितनी इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं, हमारे पास जो अंग हैं वो कितने विशिष्ट अंग हैं और कैसी कैसी उनकी संरचनाएं और क्या क्या उनके कार्य होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज से ही पता लगने लग जाएगा आपको कि कितनी इंटरेस्टिंग होती है बायोलॉजी। ठीक है, देखो बेटा, बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए भाई, तो अपने स्टार्ट करें भाई, है ना। तो फटाफट से जुड़ जाइए और अपनी नोट कॉपी और 2-3 प्रकार के पेन आप यूज कीजिए। यार मैं भी ना कलरफुल चौक यूज करता हूँ, आप है ना, ये देख पा रहे हैं आप। तो कलरफुल चौक से ही क्या, जैसे जब भी हम कोई डायग्राम बनाएंगे तो कलरफुल चौक का हम हमेशा यूज करेंगे यहाँ पे। तो आपको भी भाई क्या करना है, 2-3 प्रकार के पेन यूज करने हैं भाई, है ना। थोड़ा सा 5-10 रुपये का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, तो 1-2 टॉफ़ी कम खाना यार, टॉफ़ी खाते हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाचन एवं अवशोषण, तो कल तक मैंने आपको आहार नाल की संरचना तो क्या है, संरचना तो अभी हम देखेंगे टोटल, लेकिन आहार नाल के अंदर या आहार नाल का निर्माण जो जो अंग करता है केवल हमने उनकी लिस्ट बनाई थी भाई। अब कौन कौन से अंग होते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है तो प्लीज वो पिछली वीडियो जरूर देखें। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से ही आपको ये समझ में आने लग जाएगा, अभी ये स्टार्टिंग है, यो मान के चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक अंग है
और उस अंग का नाम है भाई मुख ओवलिक मुख गुहा। एक तो है मुख और ओवलिक है मुख गुहा। ये क्या है जो मुख है ना, इसके बारे में एक दो लाइन है, तो मैंने दोनों को ही एक साथ ले दिया है, ठीक है। मुख ओवलिक मुख गुहा। यहां इसकी स्पेलिंग हम लिख सकते हैं माउथ। मुख को बोला जाता है माउथ। आप लिखना स्टार्ट करें मेरे साथ साथ, बिल्कुल मेरे साथ साथ ही आप लिखना प्रारंभ करें। सबसे पहली हेडिंग आप लगाइए नंबर 1, मुख ओब्लिक मुख गुहा, जिसको बोलते हैं MOUTH माउथ ओब्लिक VUCCAL वक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं भाई? वक्कल कैविटी। ये इंग्लिश नाम हो गया, ये हेडिंग हो गई अपनी। तो अपनी हेडिंग आज की जो है वो माउथ या बकल कैविटी है, मुख और मुख गुहा, ठीक है भाई। मुख और मुख गुहा के बारे में आज हम यहां पे जानेंगे। देखो आज तक आपने केवल सुना है कि भाई ये मुख होता है, ठीक है ना, ये मुख होता है ना, और क्या उसके अंदर जो मुख गुहा होती है। लेकिन आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, केवल आप जुड़े रहिए बस, ठीक है। इतना इंटरेस्ट आपको आएगा ना आज, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि जितनी भी अब यहाँ से आगे क्लासें होंगी वो सब एक से एक बढ़कर इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। क्यों होती जाएंगी? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसमें जो जो ऑर्गन्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे वो बने होते हैं, एक एक पॉइंट को हम उनके बारे में जानेंगे भाई, ठीक है। तो भाई इसके लिए आपको ना बिल्कुल मन से जुड़ना होगा। ऐसे नहीं कह रहे यार पता नहीं क्या चल रहे हैं ना, ऐसे नहीं भाई, बिल्कुल मन से जुड़ो, मन से जुड़ो, फिर देखो आपको कितना इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सभी बच्चों ने हेडिंग लगा ली भाई, है ना। ये हेडिंग आप देखो, अभी तो मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ये जो हेडिंग है आप या तो ब्लैक पेन से लगाना या ग्रीन पेन से लगाना, ठीक है भाई। तो ये लगा लिया, अब बातें करें। चलिए, तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो मुख और मुख गुहा है। आज हम केवल इसके बारे में ही पढ़ेंगे, बहुत डीपली चलेंगे ना, हर चीज के बारे में नॉलेज लेंगे, कोई भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, जो हमारे काम की उसको तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं भाई मैं ऐसे बताऊं, ऐसे तो मैं चाहूं तो इस मुख और मुख गुहा पर ही शायद 5 घंटे का लेक्चर, कन्फर्म 5 घंटे का लेक्चर बन सकता है इसी मुख और मुख गुहा के ऊपर, ठीक है। ऐसे तो अथाह भंडार है, ठीक है, लेकिन हमें डीपली में जाना है और उतनी नॉलेज लेनी है जो हमारे हर जगह काम आ जाए, ठीक है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि बाकी और डिटेल में नॉलेज तो जब आप लेंगे जब MBBS कोर्स पढ़ेंगे, इसके अलावा ना तो BSc ना MSc ना नीट ना बोर्ड, कहीं भी आपको इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है जैसे मैं चाहूँ तो इस पर बहुत ज़्यादा लेक्चर ले सकता हूँ, बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो फुल डिटेल है और भी ज़्यादा, मतलब इंटरनल जाके, तो वो MBBS सिलेबस में हमें पढ़ने को मिलती है भाई, ठीक है। चलिए, तो मैं बात करूं मुख और मुख गुहा के बारे में, आप लिखते हुए चलना भाई, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं मुख एक, लिखते चलना है ना, मुख एक अनुप्रस्थ, मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है। लिखते चलो, मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है जो 2 ओष्ठों बोलते हैं लिप्स को, लिप्स जो 2 ओष्ठों द्वारा घिरा रहता है।
तो एक दो दिन में आप मेरे शब्दों को पकड़ने लग जाएंगे भाई, है ना, क्योंकि सबके लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, सबके शब्द बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, है ना। तो एक दो दिन में आप मेरे जो शब्द हैं, किस शब्द को मैं कैसे लिखता हूँ वो आप सीख जाएंगे ना। अब जैसे ये द्वारा लिखा हुआ है तो इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख दिया, समझ पा रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ तो उसको आप अपने हिसाब से जैसे लिखते हैं लिख लिया करें। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ऊपरी ओष्ठ पर बीच में एक दबा हुआ भाग होता है, दबा हुआ भाग होता है, जिसे फिल्ट्रॉन अंडरलाइन कर लेना भाई, इसको ब्लू ग्रीन या ब्लैक से अंडरलाइन करना बहुत जरूरी होता है, जिसे फिल्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्ट्रॉन कहते हैं। एक बार लिख लीजिए, उसके बाद मैं सारे पॉइंटों को आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। फिल्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुख पीछे की तरफ मुख गुहा में खुलता है। मुख पीछे की तरफ मुख गुहा में खुलता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख गुहा की छत रूफ जिसको बोलते हैं, छत को तालू PALTE तालू कहते हैं। मुख गुहा की छत को तालू कहते हैं। एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट, तालू दो प्रकार का होता है। तालू दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखाऊं या ABC करके लिखा दूं, है ना। चलिए AB करके लिख लेना ना। तालू दो प्रकार का होता है, लिख लिया भाई। अब आप यहां पर नीचे ही एक हेडिंग लगा लेंगे, नंबर A। तालू की बात चल रही है ना कि तालू दो प्रकार का होता है, तो आप नीचे नंबर A हेडिंग लगा लेंगे, कठोर तालू। क्या? कठोर तालू। और इसको आप लिखिए हार्ड पैलेट, है ना। कठोर तालू, हार्ड पैलेट। तो क्या है भाई हार्ड पैलेट? सुनिए, यह है अग्रभाग होता है जो कठोर होता है। एक बार मैं देख लेता हूं कि कितना नीचे तक मैं और लिख सकता हूं, एक लाइन और आ सकती है। चलिए, तो ये लिख लिया, अग्रभाग होता है जो कठोर होता है। बी हेडिंग लगा लीजिए यहीं पर,
कोमल तालु, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। देखो एक तो हुआ कठोर तालु और एक हुआ कोमल तालु, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो लिखिए कठोर तालु के पीछे का भाग होता है, कठोर तालु के पीछे का भाग होता है। नोट कीजिए, फिर इसको एक बार डिटेल में समझेंगे हम। पीछे का भाग होता है, लिख लिया, जिसका अंतिम भाग ग्रसनी में, जिसका अंतिम भाग ग्रसनी में, दिख रहा है यहां तक। अब ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं इस लाइन को, जिसका अंतिम भाग ग्रसनी में। यहां से लिखना प्रारंभ कर रहा हूं भाई, ठीक है, यहां से लटका होता है, जिसे वेलम पैलेटाई ओब्लिक उबूला, अंडरलाइन करना है इसको, जिसे वेलम पैलेटाई ओब्लिक उबूला कहते हैं। वेलम पैलेटाई या उबूला कहते हैं। ये लिख लिए सारे पॉइंट। 1 मिनट का टाइम दे दूं मैं आपको, 1 मिनट में नोट कर लीजिए भाई फटाफट। और जो बच्चे पीछे रह जाते हैं ना, तो आप जैसे वीडियो को रोक कर, है ना, वीडियो को रोक कर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई। आप जानते हैं, मुझे पता है आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं मोबाइल के बारे में, तो ठीक है, हाँ, कि कैसे स्क्रीनशॉट लेना, क्या करना, और काम ही क्या है आप पे, है यही तो काम है। चलिए, तो भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, जो बच्चा ज़्यादा पीछे है, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं भाई, शुरू करते हैं ना। 2 मिनट जरा ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट कीजिए आप मेरे शब्दों पर और मेरे ऊपर, ठीक है, ध्यान सुनिए भाई। हम पढ़ रहे हैं मुख, क्या पढ़ रहे हैं हम, मुख पढ़ रहे हैं, है ना। देखो आहार नाल जो है, आहार नाल वो मुख से प्रारंभ होती है और गुदा मार्ग तक फैली हुई होती है, ठीक है। अब मुख से लेकर गुदा मार्ग तक जो जो ऑर्गन्स इसके अंदर होते हैं, हम उन ऑर्गन्स की एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे उन ऑर्गन्स को। यही तो होता है भाई संरचना। तो सबसे पहले हम एक ऑर्गन्स पढ़ के चल रहे हैं। देखो ऑर्गन मीन्स होता है भाई अंग, तो एक ऑर्गन हम यहाँ पे पढ़ के चल रहे हैं, उस ऑर्गन को हम बोलते हैं मुख और मुख गुहा। यहाँ ऑब्लिक का मतलब आप या मत समझना, मैं और कह के चल रहा हूं, मुख और मुख गुहा, यानी कि माउथ और वक्कल कैविटी। देखो मुख को बोलेंगे आप माउथ और मुख गुहा को बोलेंगे आप वक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे, वक्कल कैविटी बोलेंगे, ठीक है। अरे आपने यदि सुना हो तेरे वक्कल को फोड़ दूंगा, ऐसे सुना है पहले, ठीक है। तो वक्कल वो एक अलग सिर वाला था, है ना, तो उसका कहीं भी सेंस वक्कल से नहीं है। वक्कल इसको बोलते हैं वक्कल कैविटी, है ना, मैं अभी बताऊंगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वो क्या कहता है कि जो आपका माउथ होता है, जो आपका मुख होता है, वो केवल एक ट्रांसवर्स स्प्लिट, यानी कि मैं कहूं अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है। देखो मुख किसकी बात चल रही है, केवल मुख की। तो मैं आपको बता दूं, देखो मुख क्या है। आपने मैथ में एक शब्द पढ़ा होगा अनुप्रस्थ लाइन या अनुप्रस्थ रेखा, ठीक है।
ट्रांसवर्स लाइन जिसको बोलते हैं। तो देखो अनुप्रस्थ रेखा इस प्रकार का होता है, देखो ऐसे ऐसे होती है अनुप्रस्थ रेखा, ऐसे तो होती है। तो आप देखिए मुख को देखिए, देखो ये मुख है जैसे ऐसे, ये तो पूरा चेहरा है जो आप देख पा रहे हैं, ये तो पूरा फेस है, मुख नहीं है। अरे मुख तो ये है छोटा सा केवल, ये है मुख केवल। अब आप देखो ये मुख कैसे है, ये लाइन है ना केवल, देखो ये लाइन, यही लाइन को तो मुख बोलेंगे केवल। ये जो लाइन है ये क्या है, मुख है। तो ये कैसी लाइन है, एक प्रकार की अनुप्रस्थ लाइन है, मतलब बिल्कुल ऐसी और ऐसी लाइन को हम अनुप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात हो गई कि हमारा जो मुख है वो एक अनुप्रस्थ दरार है जो दो ओष्ठों द्वारा घिरा रहता है। अब देखो ये अपर लिप, ये लोअर लिप, ये अपर लिप, ये लोअर लिप, तो ये ऊपरी ओष्ठ, ये निचले ओष्ठ, और दोनों ओष्ठों के बीच में एक लाइन है और आप इसी को माउथ बोलते हैं। एम आई राइट और नॉट, बोलिए, यही तो है होता है भाई माउथ। समझ में आया आपको माउथ क्या है, पता चला मुख क्या है। मुख कुछ नहीं है, मुख केवल एक ट्रांसवर्स लाइन है, मुख केवल एक अनुप्रस्थ रेखा है जो किसके द्वारा घिरा हुआ होता है भाई, दो ओष्ठों के द्वारा घिरा रहता है। तो बताइए मेरी इन दोनों लाइनों में क्या दिक्कत है आपको, इस लाइन में आपको क्या दिक्कत है कि मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है जो दो ओष्ठों द्वारा घिरा रहता है। तो ये होता है भाई मुख। अब हम नेक्स्ट बात करें तो ये बहुत ही डीपली बात, बहुत ही डीपली बात जो शायद आज आपको पहली बार पता चलेगा, इसके बारे में कभी भी आपने जिक्र नहीं किया होगा, ठीक है, सुना ही नहीं होगा। तो देखिए भाई ये जो ऊपरी ओष्ठ होता है, जो अपर लिप होता है ना, उसमें बीच में उसके मिड पार्ट में एक दबा हुआ पार्ट होता है, एक दबा हुआ पार्ट होता है, और उस दबे हुए पार्ट को हम फिल्ट्रॉन कहते हैं, हम फिल्ट्रॉन कहते हैं। मैं यदि आपसे पूछूं कि वेयर इज फिल्ट्रॉन, आपका फिल्ट्रॉन का है, आप बोलेंगे सर जो फिल्ट्रॉन होता है ना वो हमारा जो ऊपर का ये ओष्ठ है, ये ऊपर का जो ओष्ठ है जिस पे मूछें आ जाती हैं, जिस पे मूछें आ जाती हैं नरों में, जिसमें नरों में मूछें आ जाती हैं, जो ऊपरी ओष्ठ है इसके बिल्कुल बीच में, ये देखो आप, ये वाला पार्ट सभी को पता है इसके बारे में। आप हाथ लगा के तो देखो यार, टच करके तो देखो आप, है ना, टच करके देखो एक बार फटाफट, एक बार फटाफट से टच कीजिए कि कहाँ है हमारा फिल्ट्रॉन, कहाँ है हमारा फिल्ट्रॉन, जरा टच करके देखो एक बार। आपको महसूस हुआ होगा कि आपके ऊपरी ओष्ठ में, आपके अपर लिप में एक दबा हुआ भाग है सबको मिला। कोई ऐसा तो नहीं है भाई जिसके नहीं है दबा हुआ पार्ट, कोई ऐसा है तो भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसे देखने जरूर आऊँगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए भाई ये ऊपर का ओष्ठ है, इसमें यहाँ पर बिल्कुल ये नाक के बिल्कुल बीचों, हम बिल्कुल ये सेंटर जो है ना यहाँ पे होता है ना ये दबा हुआ भाग, ये दबा हुआ भाग, आप इसी दबे हुए भाग को क्या कहते हैं भाई, आप इसी दबे हुए भाग को फिल्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्ट्रॉन। तो क्या ये लाइन आपकी क्लियर समझूं मैं, इस लाइन में आपको कोई दिक्कत है कि फिल्ट्रॉन क्या है, आपको पता चला फिल्ट्रॉन क्या है। फिल्ट्रॉन ऊपरी ओष्ठ में पाए जाने वाला एक दबा हुआ भाग होता है। मैंने आपसे पहले ही दिन से कहा था कि बायोलॉजी आपकी इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि आपको सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगी कि यार सर क्या बायोलॉजी है, मतलब कितनी सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल। और एक एक पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। हमें नॉलेज लेनी है, हमारा काम ही मेरा काम नॉलेज देने का है और आपका काम नॉलेज लेने का है। यही टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशन होता है। एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट का मतलब होता है क्या मैं सही हूं या गलत हूं। सही हूं भाई, गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो फिल्ट्रॉन आपको समझ में आ गया क्या है फिल्ट्रॉन। तो आज आपको पहली बार कुछ नया सीखने को मिला ना कि सर हमने तो आज तक इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि इस पार्ट का भी कोई नाम होता होगा, ठीक है। तो भाई हर चीज का नाम है लेकिन उसके बारे में पता होना चाहिए ना। तो ये फिल्ट्रॉन होता है भाई।
तो ये पॉइंट आपके दो क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो ये क्या कहता है कि जो आपका माउथ होता है, जो आपका मुख होता है, वो पीछे की तरफ एक बहुत अच्छी संरचना में खुलता है, जिसको आप मुख गुहा या वक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वक्कल कैविटी या मुख गुहा के नाम से जानते हैं। किसको भाई? अरे जो आपका मुख है ना, जो आपका मुखारविंद है क्या बोलते हैं? मुखारविंद बोलते हैं कई मास से, ऐसे मतलब कि मुख से अच्छे अच्छे शब्द निकालना मुखारविंद है ना, ऐसे बोलते हैं। हाँ चलिए, तो देखिए भाई, ये हमारा माउथ है केवल, है ना। अब इस माउथ के पीछे चल के देखिए, आप पीछे चल के देखो, देखो है ना, कुछ दिखा आपको? अरे दिखा होगा यार। देखिए एक पूरी कैविटी, देखो कैविटी एक गुहा का मतलब होता है गुफा जैसी संरचना यार, गुफा तो देखी होगी, तो बस वही कैविटी होती है। कैविटी को बोलते हैं हिंदी में गुहा, और गुहा एक ऐसी संरचना है जो खोखली संरचना होती है, हम उसको कैविटी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। तो मुख के पीछे जो पूरी कैविटी आपको दिखाई दे रही है, वो पूरी आपकी क्या है भाई? वो पूरी की पूरी बक्कल कैविटी है ना। अब आप समझ गए कि ये तो केवल मुख है, और मुख के पीछे जो ये यहां पर अंदर की ओर खाली जगह है, भाई मैं बोलते समय शो नहीं कर सकता है ना, आप चेहरा खोल सकते हैं और आप देख सकते हैं ना। देखो यही बक्कल कैविटी है। समझ में आई बात कि मुख गुहा क्या होता है? ये पता चला आपको। यदि मैं आपसे पूछूं कि वेयर इज योर बक्कल कैविटी, आपकी बक्कल कैविटी कहाँ है, तो आप बोले अरे यार छोटे बच्चे होते थे ना, छोटे से बच्चे होते थे 2-3 साल के, जब वो बोलना स्टार्ट करते तो हम उनको सिखाते हैं बेटा नोज कहाँ है ना। अब तो इंग्लिश बोलते हैं, पहले हिंदी बोलते हैं। तेरी नाक कहाँ है, तो वो बताता नाक। तेरा कान कहाँ है, कान, ऐसे बोलते थे ना। तो बिल्कुल आपको भी उसी प्रकार सीखना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि फिल्ट्रॉन कहाँ है, यदि मैं आपसे पूछूं फिल्ट्रॉन कहाँ है, आप बोलेंगे सर फिल्ट्रॉन ये रहा। मैं आपसे पूछूं कि मुख गुहा कहाँ होती है, वक्कल कैविटी कहाँ होती है, आप बोलेंगे सर ये तो हमारा मुख है, और इसके पीछे जो भी खाली संरचनाएं, जो खोखली पूरी संरचनाएं, जिसमें हालांकि और भी अंग होते हैं, उस पूरी संरचना को हम वक्कल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। तो केवल ये आपको पता होना चाहिए भाई, पहले पता चल गया। चलिए यदि मैं आपसे पूछूं कि फिल्ट्रॉन कहाँ है और मुख गुहा कहाँ है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूछूंगा, जब भी मेरा आपसे कांटेक्ट होगा ना, तो मैं आपसे फिल्ट्रॉन पूछूंगा कि भाई कहाँ है आपका फिल्ट्रॉन, ठीक है। आप तैयार रहना, जब भी हम कभी मिलेंगे, आप फेस टू फेस मिलेंगे, तो भाई मैं 100% पूछूंगा कि फिल्ट्रॉन कहाँ है, तो आप मुझे बताना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो ये आपकी बक्कल कैविटी है ना, जो आपकी ये मुख गुहा है, अब मुख गुहा तो आपको पता ही है पूरी मुख गुहा है, इसकी छत को, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी छत को, अब छत कौन है भाई? अब देखो मैं बता रहा हूं भाई, ये मैंने मुंह खोल लिया, अब ये समझना मैं बोलूंगा नहीं, समझ पाए? क्या समझ पाए? देखो ये हमारी, मान के चलिए ये हमारी मुख गुहा है, समझ गए आप? ये मुख गुहा है ना। तो ये मुख गुहा का ये तो हुआ आधार भाग, मतलब फर्श वाला भाग, दोनों ही काम के हैं। इसको तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये तो है इसकी फर्श, ये फर्श हो गई मुख गुहा की, और ये ऊपर वाला पार्ट हो गया छत। क्या हो गया? छत। तो नीचे वाला पार्ट तो है फर्श, और ऊपर वाला पार्ट क्या है? छत है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये तो है फर्श नीचे वाला पार्ट, और सॉरी ये तो है हाँ फर्श, और ये क्या है? छत। ये आप समझ पाए कि देखो ऊपर की तरफ जब आप उंगली टच करेंगे ना, तो देखो ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? ऊपर की तरफ वाला ये मुख गुहा की रूफ कहलाता है, ये मुख गुहा की छत कहलाता है। समझ पाए है ना? अब ये जो छत है ना, छत, इसको
अरे यहाँ इसको हम कोई छत थोड़ी बोलेंगे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि भाई ये छत है। इसका एक बेटा वो स्पेशल नाम है, एक विशिष्ट नाम है मेडिकल भाषा में, और वो स्पेशल नाम है तालू। क्या नाम है? तालू। और तालू को इंग्लिश में बोलते हैं पैलेट, PALATE, पैलेट। क्या बोलते हैं? तालू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैलेट बोलते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपका तालू कहाँ है, वेयर इज योर पैलेट, वेयर इज योर पैलेट, आप बोलेंगे सर पैलेट की आप हमसे बात कर रहे हैं, सर आप पैलेट की हमसे बात कर रहे हैं। और सर कितना सिंपल क्वेश्चन आपने पूछ लिया। सर पैलेट मुख गुहा की छत को बोला जाता है। आपका आंसर सर पैलेट ना, पैलेट तो मुख गुहा की छत को बोलते हैं, और ये रही छत ऊपर वाली। समझ पाए आप मेरी बात को? आपको बिल्कुल छोटे मोटे बच्चे की तरह समझना है। आप अभी बिल्कुल यूं मान के चलिए अभी आप बोलना सीख रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके ऐसे ऑर्गन्स, आपके ऐसे अंग जिनसे अभी तक आप अछूते हैं, अछूते का मतलब जिनके बारे में अभी तक आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक है, तो बेटा तालू क्या है, पैलेट क्या है? आप बोलेंगे सर पैलेट, और इतना सिंपल क्वेश्चन आपने कैसे पूछ लिया सर? सर आपने इतना सिंपल कैसे क्वेश्चन पूछ लिया? पैलेट तो सर बहुत नॉर्मल है। मैं पूछता हूं नहीं बेटा मुझे बताइए आप कि कहाँ है आपका तालू, कहाँ है आपका पैलेट? तो आप बोलेंगे सर जो पैलेट है ना, वो ये जो बकल कैविटी आपको दिख रही है सर, ये बकल कैविटी आपको दिख रही है, इसकी रूफ को हम पैलेट बोलते हैं, इसकी रूफ को हम तालू बोलते हैं। एम आई राइट और नॉट? समझ में आया? ठीक है, इज इट क्लियर? क्या ये सही है? क्या आपका मैं कंप्लीट समझू इस टॉपिक को कि तालू कहां होता है, पैलेट कहां होता है? एवरीवन, जितने भी बच्चे वो सब मुझे बता सकते हैं ना कि तालू कहाँ है? सब बता सकते हैं ना मुझे? बिल्कुल, तालू कहाँ है? ये तालू मुख गुहा की ऊपर की छत को कहते हैं। बिल्कुल, हमें पूरी बायोलॉजी ऐसे ही पढ़नी है भाई, एक एक ऑर्गन्स को हमें याद करना है, समझना है, रटना नहीं है, समझना है। साइंस कभी रटी नहीं जाती, साइंस कभी रटी नहीं जाती, साइंस को एहसास करना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये तालू आपको समझ में आ गया कहाँ है तालू? आप उंगली टच करके बता सकते हैं। चलिए, तालू तो आपने बता दिया। अब इसके बारे में फिर और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या आई कि ये जो तालू है ना, वो भी दो प्रकार का होता है। तालू कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। सबसे पहले तो हमें यह पता चला कि आखिर तालू है क्या चीज। तो आपने बोला सर मुख गुहा की जो ऊपरी है ना, मुख गुहा की जो ऊपरी छत या पार्ट होता है उसे हम तालू कहते हैं। मैं बोला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यह तालू कितने प्रकार का हो रहा है, कितने प्रकार का होता है? तो आप बता रहे हैं सर ये तालू ना, ये जो पैलेट है, ये पैलेट दो प्रकार का होता है। अब एक एक चीज को क्लियर समझना। एक तो होता है कठोर तालू और एक होता है कोमल तालू। ये मिट गया क्या? ये कैसे मिटा भाई? ये मेरे हाथ से ही मिट गया। चलिए, अरे फिर मिट गया, क्या करना है? कोमल। चलिए, तो सबसे पहले आप याद रखिए कि तालू है क्या, फिर आप याद रखिए कि तालू कितने प्रकार का होता है। तो आपने क्या सीखा? तालू कितने प्रकार का होता है? आप बोलेंगे सर तालू तो दो प्रकार का होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो आप बोलेंगे सर इट इज वेरी सिंपल, ये तो बहुत नॉर्मल है। मैं पूछ रहा हूं बेटा कैसे? आप बोल रहे हैं सर एक तो होता है कठोर तालू और एक होता है कोमल तालू। कठोर तालू को बोलते हैं हार्ड पैलेट और कोमल तालू को बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। मैं आपसे कह दिया है मैंने कि जो बच्चे थोड़े इंग्लिश में वीक हैं, वो यदि उनको इंग्लिश नेम में कोई दिक्कत है तो आप इसको मत याद कीजिए, आप हिंदी शब्द याद कर लीजिए। ठीक है, और जो भाई अच्छे बच्चे हैं उनको दोनों ही करने हैं,
ठीक है भाई, सभी बच्चों के लिए मैं बोल के चल रहा हूँ, क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल फॉर मी, जितने भी बच्चे हैं वो सब मेरे लिए बराबर हैं। मैं कभी भी किसी स्टूडेंट में विभेद नहीं करता, ठीक है, विभेद नहीं करता। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी मेरे टच में है या अनटच में, वो सभी मेरे लिए समान है भाई, ठीक है, बिल्कुल सभी बराबर हैं। तो मैं दोनों को लिए चलता हूं भाई, ऐसा नहीं है कि केवल अच्छे बच्चों को और कमज़ोर बच्चों को हम छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। हम कमज़ोर बच्चों को भी मैं अच्छे बच्चों के पास लेके आता हूं, कोशिश करता हूं पढ़ाई से मेहनत करके कि वो कमज़ोर ही ना रहें, ठीक है। मेरी क्लास में कोई बच्चा कमज़ोर ही नहीं होता है भाई, पहली बात तो, है ना। कभी किसी को ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं कमज़ोर हूँ, वीक तो होता ही नहीं है ना। सभी बच्चे अच्छे होते हैं, सभी होशियार होते हैं, तो इसलिए मैं अंतर ही नहीं कर पाता, ठीक है। हाँ, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं। तो तालु कितने प्रकार का होता है? तालु दो प्रकार का होता है, एक होता है कठोर तालु, एक होता है कोमल तालु, ठीक है। कठोर तालु को आप बोलेंगे हार्ड पैलेट और कोमल तालु को बोलेंगे आप सॉफ्ट पैलेट। ये बात समझ में आगे चलें। अब सुनिए, कठोर तालु और कोमल तालु क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले इस छोटे से डायग्राम पे ध्यान दीजिए भाई, इसी से आप समझ जाएंगे। ये आपकी वकल कैविटी है ना, पूरी मुख गुहा है ना, यूं मान के चलो इस पे आपकी ये जीभ जुड़ी हुई है और यहाँ पे आपके दांत वगैरह हैं, ऐसे बत्ती सी है आपकी, बत्ती सी सुना है आपने, तेरी बत्ती सी तोड़ दूंगा ऐसे कहते सुने होंगे। बत्ती सी का मतलब है भाई दांत। इसी टॉपिक में पढ़ेंगे दांत और जीभ को, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कहता हूं ना, इतना इंटरेस्ट आएगा आपको कि दांत और जीभ जब मैं पढ़ाऊंगा ना अभी अगली क्लासों में, आपको पता चलेगा यार हम तो कहाँ थे, मैंने आखिर इस दुनिया में और कितनी नॉलेज है इनके बारे में ना, वो सारी चीज हम लेंगे। चलिए, तो ये छत है ना भाई, ये छत आपको दिख रही है और इस छत को आप क्या कहते थे? पैलेट कहते थे, तालु कहते थे ना, है ना। सुनिए, तो ये देखो बहुत सिंपल है। जो इसका ये अग्र भाग है ना तालु का, ये आगे का भाग थोड़ा कैसा होता है? कठोर होता है। कैसा होता है भाई? हार्ड होता है। आप चाहे हाथ लगा के देखिए, हाथ तो नहीं लगा पाएंगे, उंगली लगा के देखिए, उंगली से आप ऐसे टच कीजिए यहां पर और टच कीजिए आगे, आगे वाला पार्ट तो आपको लगेगा हार्ड, और जब उसके पीछे पीछे आप चलते चले जाएंगे ना तो वो पार्ट सॉफ्ट होता जाएगा। आप एहसास कीजिए बायोलॉजी को एक बार, उंगली से टच करके देखो, अग्र पार्ट तो आपको थोड़ा टाइट महसूस होगा और जैसे जैसे आप उंगली को पीछे करते जाएंगे वो भाग सॉफ्ट होता जाएगा। आप एक बार देखो, फटाफट देखो, मैंने 2 सेकंड का समय दिया आपके लिए, एहसास कीजिए कि आखिर वास्तव में ये क्या चीज़ है और कहाँ पे होती है। आप सभी ने देख लिया, मुझे पता है ना, सभी ने देख लिया भाई। चलिए, तो देख, अरे भाई अब उंगली निकाल लीजिए, मुझे पता है कुछ बच्चे अभी भी, है ना कोई बात नहीं। तो मतलब क्या है, हाँ सुनिए, यदि ये ऑफलाइन क्लास होती तो भाई और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आता ना, ऑफलाइन मतलब हम फेस टू फेस होते थे, ठीक है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़े भाई। तो मैंने कहा कि तालु का जो अग्रभाग होता है, कौन सा भाग होता है? अग्रभाग, यानी कि आगे का जो भाग होता है वो तो होता है कठोर, क्योंकि यहां पर कुछ अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, इसलिए ये भाग कैसा होता है भाई? कठोर होता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हार्ड पैलेट बोल सकते हैं। अरे कोई आपसे पूछे ना कि कठोर तालु क्या है, तो आप बोलना कि सर जो तालु का आगे वाला भाग है वो हड्डियों से या थोड़ा कठोर होता है, इसलिए हम उसे कठोर तालु कहते हैं। तो ये आगे का भाग है वो तो है कठोर तालु। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भेरिजियोर सॉफ्ट पैलेट, आपका कोमल तालु कहाँ है, आप तुरंत बता देंगे कि सर कठोर तालु के जस्ट पीछे वाला पार्ट, कठोर तालु के जस्ट पीछे वाला जो ये पार्ट हमको दिखाई दे रहा है सर, कठोर तालु के जस्ट पीछे वाला पार्ट जो हमको दिखाई दे रहा है ना सर, यही हमारा सॉफ्ट पैलेट है, और जो आगे वाला पार्ट है वो हमारा हार्ड पैलेट है। समझ में आई बात? नहीं आई, है ना। ये कठोर तालु रहा, ये सॉफ्ट तालु रहा। कितना सिंपल है देखो, कठोर तालु तो होता है आगे वाला भाग और सॉफ्ट तालु होता है पीछे वाला भाग। आप एक बार फिर से एहसास कीजिए
कि क्या आपको अग्रभाग कठोर लग रहा है और क्या आपको पश्चभाग सॉफ्ट लग रहा है। आपको तुरंत एहसास हो जाएगा भाई। एहसास हुआ ना तो आप समझ गए कि तालु क्या चीज है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि तालु क्या है। आप बोलेंगे सर मुख गुहा की छत को ही हम तालु कहते हैं। क्लियर। मैं आपसे पूछूं कि तालु कितने प्रकार का होता है, आप बोलेंगे सर तालु 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा, आप बोलेंगे सर तालु का जो आगे का भाग है वो थोड़ा कठोर होता है, इसलिए हम इसको कठोर तालु कहते हैं। और कठोर तालु के पीछे वाला जो भाग है वो थोड़ा नरम कोमल या सॉफ्ट होता है, तो हम उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। यार मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी यार, है ना, मुझे नहीं लगता भाई। ठीक है, क्लियर है ना सारा कुछ, है ना। तालु, कोमल तालु क्या है, कठोर तालु क्या है, ये सारी बात क्लियर है ना, है ना। और भाई यदि किसी बच्चे को कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया कमेंट करके बता दिया करें ताकि मुझे भी पता चल जाए। ठीक है, तो ये कठोर तालु और सॉफ्ट तालु की आपको पता चल गई, है ना। आगे बढ़े। अब यहां पर कोमल तालु में मैंने ये शब्द तो आपका सभी का क्लियर है कि कठोर तालु के पीछे का भाग होता है कौन, सॉफ्ट तालु। लेकिन मैंने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा, कि इसका, जिसका, जिसका मतलब कौन का, सॉफ्ट पैलेट का। सॉफ्ट पैलेट का अंतिम भाग, अंतिम भाग ग्रसनी में लटका हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वेलम पैलेटाई या उबूला कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलम पैलेटाई या उबूला कहते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप जरा सुन लीजिए भाई, तो मुझे इसे थोड़ा मिटाना पड़ेगा भाई, है ना, साफ करना पड़ेगा, तब मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, है ना। मिटा दूं, दर्द बहुत हो रहा है मुझे भाई, है ना, बहुत मेहनत करके लिखा है मैंने। चलिए कोई बात नहीं, ये हटाना तो पड़ेगा, है ना। फिल्ट्रॉन को तो रहने देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज आपने ये पहली बार सुना है फिल्ट्रॉन, तो इसको तो हम रहने देते हैं। चलिए, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिल्ट्रॉन, है ना, इसको थोड़ी देर और रहने देते हैं, इनको भी रहने दीजिए। मिटा दूं फिल्ट्रॉन को, क्योंकि आप समझ गए भाई, समझ गए आप। चलिए गया भाई फिल्ट्रॉन, है। चलिए समझ तो गए आप यार, फिल्ट्रॉन कहाँ है, फिल्ट्रॉन अब लिखने की क्या आवश्यकता है, पता है ना आपको फिल्ट्रॉन कहाँ है। यहाँ पर ऊपरी ओष्ठ पर जो दबा हुआ पार्ट होता है हम उसी को फिल्ट्रॉन कहते हैं ना। चलिए आगे बढ़े भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बताने जा रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट संरचना। फिर आपको एहसास होगा कि सर क्या बायोलॉजी है, मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बायोलॉजी है ना। अभी सुनिए, चलिए उससे पहले आप एक शब्द लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए जो अभी मैं आपको लिखा रहा हूं। एक लाइन लिख लीजिए प्लीज। वेलम पैलेटाई ओवुला कहते हैं, ये लिख लिया। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए जस्ट नीचे एरो लगाकर। वेलम पैलेटाई, वेलम पैलेटाई भोजन को निगलते समय, भोजन को निगलते समय नासा छिद्रों को, नासा छिद्रों को बंद कर देता है, नासा छिद्रों को बंद कर देता है। ठीक है भाई। चलिए भाई सुनिए, ये आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है ना। अब एक बार मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं कि ये तो आपका माउथ हो गया, है ना, ये मुख हो गया। अब सुनिए, यहां पर आपकी यो मान के चलिए ये जीभ है, इस प्रकार ये आपकी जीभ है। अभी आगे मैं इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाऊंगा जब अगले हम पार्ट चलेंगे, अभी केवल आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। देखो ये तो अनुप्रस्थ दरार के रूप में आपका एक माउथ मान लीजिए, इसके जस्ट पीछे जो ये पार्ट है ये पूरा ये क्या है, ये बकल कैविटी है, बकल कैविटी है इस भाग तक, है ना, यहां तक।
यहाँ तक ये बकल कैविटी है, ये पूरा पार्ट आपकी वकल कैविटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये आपका नासा वाला मार्क है भाई, नोज वाला है ना, ये नोज वाला पार्ट है, ये नाक वाला भाग है, ऐसे आप समझिए। ये नाक वाला रास्ता चल रहा है भाई पीछे की तरफ, ऐसे चल रहा है ना, तो ये ऐसे आता है, ठीक है। तो ये बकल कैविटी है, ये आपकी जीभ है, यहां पर दांत वगैरह हैं, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताने जा रहा था कि ये अग्रभाग है। अब देखो, इसको आप छत मानिए, ये छत है, ये छत बना दी ना मैंने, ऊपर वाला नोज वाला पार्ट हो गया। अब आप समझ जाएंगे इसको। तो ये जो छत है ना, छत, तो ये पूरी बकल कैविटी है, मुख गुहा है। तो इसकी इस छत के अग्रभाग को मान लीजिए, यहां से यहां तक का जो पार्ट है, इसे तो आप बोलते हैं हार्ड पैलेट, यानी कि कठोर तालु, है ना। अब इसके पीछे वाला जो ये पार्ट है, इसे आप बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। अब सुनिए, ये तो बकल कैविटी यहीं तक है। अब एक नीचे की तरफ एक नली सी और जा रही है ना, फुल डीपली समझेंगे इसको, लेकिन अभी नहीं, अगले टॉपिकों में सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि यह जो पार्ट है वो पार्ट होता है ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। सारी चीज समझा दूंगा मैं आपको, एक भी शब्द नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। हर चीज को समझेंगे लेकिन टाइम पर। तो ये ग्रसनी है, आप मान लीजिए कि ये ग्रसनी है। तो ये सॉफ्ट पैलेट चल रहा है, ये नासा छिद्र है, ये नाक वाला रास्ता है जिससे एयर आ रही है अंदर की तरफ, नाक से तो आती है वायु, तो ये इस प्रकार अंदर आ रही है। अब सुनिए, अच्छा, अब यहां पे आप क्लियर कर पा रहे हैं ना कि हार्ड पैलेट क्या है और सॉफ्ट पैलेट क्या है? क्लियर हो रहा है ना आपको? ये पूरी बकल कैविटी है, ये ऊपर की तरफ नासा मार्ग है, और यहां से यहां तक का जो ये पार्ट है ये पूरी ग्रसनी है। और फिर नीचे की तरफ चल के हमारी नीचे की तरफ चल के हमारी ग्रास नली या श्वास नली चालू हो जाती है। अगले टॉपिक में हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे ना, सारी चीज समझेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट की नॉलेज लेंगे। तो वो ये कहता है, अब इस पॉइंट पे आइए, कि कठोर तालु के पीछे का भाग होता है क्या? कोमल तालु। तो ये रहा कठोर तालु, इसके जस्ट पीछे का भाग क्या है? कोमल तालु है। अब वो कहता है कि इस कोमल तालु का भी अंतिम भाग ग्रसनी में, ये ग्रसनी दिख रही है आपको, ये रही ग्रसनी में, एक इस प्रकार की संरचना के रूप में। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने इस प्रकार की संरचना लटकी हुई देखी है? श्योर लटकी हुई देखी है भाई, बिल्कुल। और इसी लटकी हुई संरचना को हम बोलते हैं ओवूला या वेलम पैलेटाई। दो नाम है इसके, या तो आप इसको वेलम पैलेटाई कह सकते हैं या आप इसको ओवूला के नाम से जानते हैं। कुछ यूवेला भी लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको हिंदी में, है ना। तो ये ओवूला क्या है? ये ओवूला वही है जिसे आप आज तक पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप आज तक पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना चालाक होता है, ये इतना फुर्तीला होता है कि आप इसको पकड़ ही नहीं पाते। याद है ना आपको, जब भी हम ऐसे शीशे में देखते हैं और मुंह को ऐसे खोलते हैं तो एक टुनटुनी सी लटकी हुई हमें दिखाई देती है भाई, देती है ना। आप ऐसे कभी मुंह खोलते हैं ना तो एक ऐसी संरचना लटकी हुई दिखाई देती है ना, जो ऊपर की तरफ चली जाती है। जैसे हम उंगली को पकड़ने के लिए हमारा बहुत मन होता है कि यार इसको तो पकड़ के खींच लें, ठीक है, मन होता है ना, लेकिन वो कभी भी आपके हाथ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये एक अनैच्छिक क्रिया है हमारे शरीर की। अनैच्छिक का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मस्तिष्क के में, ठीक है। तो जैसे ही आप मुंह खोलते हैं ना, मुंह खोल, देखो यदि मैं मुंह बंद कर लूंगा तो वो बिल्कुल ऐसे लटका हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं मुंह खोलूंगा ना वो तुरंत ऊपर चला जाता है। तो ये संरचना आप सभी ने देखी है ना, लटकी हुई संरचना। आप शीशे में देखना, शीशा लेके आप देखना आज ही वीडियो के बाद
कि ये उबूला हमें दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया। जब भी आप माउथ खोलेंगे ना तो आपको उबूला जरूर दिखाई देगा, ठीक है। तो जो उबूला है वो क्या है, वो सॉफ्ट पैलेट का अंतिम भाग है जो कहाँ लटका हुआ रहता है, ग्रसनी में। भाई जब ये पार्ट ग्रसनी है तो उसमें एक टुनटुनी की तरह ऐसे लटका हुआ होता है ना, समझ में आई आपको मेरी बात। तो ये संरचना जो लटकी हुई है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप वेलम पैलेटाई या उबूला कहते हैं। तो एक नया शब्द और आपको मिल गया। आप बहुत दिन से कोशिश में थे कि आखिर पता नहीं ये क्या चीज है, तो इस संरचना का क्या नाम है भाई, वेलम पैलेटाई या उबूला है। अब ये काम क्या करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई। क्या इंपॉर्टेंट काम है वो देखिए, कि जब भी हम भोजन करते हैं और भोजन को निगलते हैं, तो भोजन को जब निगलते हैं ना तो भोजन बिल्कुल ऐसे ही जाना चाहिए। बाई चांस यदि कोई ऐसी गड़बड़ हो जाए कि यार देखो ये भी तो नासा छिद्र है, नासा छिद्र है ना ये, तो इसमें भी तो भोजन जा सकता है। जब आप एक साथ ज़्यादा भोजन करते हैं तो हो सकता है इसमें चला जाए नासा मार्ग में, जिससे काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम भोजन करते हैं ये उबूला ऊपर की तरफ होकर इस नासा मार्ग को बंद कर देता है। अब कंप्लीट बंद नहीं करता जिससे एयर भी ना आ सके, हवा तो आती रहती है, लेकिन ये इसको आंशिक रूप से बंद कर देता है जिससे भोजन नासा मार्ग की तरफ नहीं जाए और अंदर की तरफ जाए। तो ये काम होता है भाई वेलम पैलेटाई का। समझ में आई आपको बात वेलम पैलेटाई की, क्या काम होता है वेलम पैलेटाई का या उबूला का, कि जब भी हम भोजन को निगलते हैं तो ये नासा छिद्रों को बंद कर देता है ताकि भोजन ऊपर की तरफ ना जा पाए या नासा मार्ग में ना जा पाए। ये प्रोटेक्शन का काम करता है भाई उबूला। तो समझ में आया आपको उबूला क्या है। बहुत नॉर्मल सा तो है उबूला कि भाई सॉफ्ट पैलेट का जो अंतिम भाग है, मैंने क्या कहा कि सॉफ्ट पैलेट का जो अंतिम भाग है, लास्ट वाला भाग है, वह एक लटकी हुई संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेलम पैलेटाई या उबूला कहते हैं। और यदि मैं आपसे पूछूं कि उबूला का फंक्शन क्या है तो आप बोलेंगे सर उबूला का एक काम होता है कि जब भी हम भोजन को निगलते हैं तो ये नासा छिद्रों को बंद कर देता है ऊपर के रास्ते को। क्यों? क्योंकि कहीं भोजन नासा छिद्र में ना चला जाए, जिससे आपको नकार वाली कंडीशन, हालांकि नकार अभी आगे बताऊंगा मैं, श्वास नली में जाने से होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी कई कॉम्प्लिकेशन या कई दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई उबूला की, ठीक है भाई, ये समझ पाए आप मेरी बात को ना। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि आपने एक शब्द सुना होगा खर्राटे लेना, खर्राटे लेना, स्नोरिंग। खर्राटों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्नोरिंग। क्या बोलते हैं भाई खर्राटों को, स्नोरिंग। आप आज तक आपने नहीं सोचा होगा कि आखिर ये खर्राटे आते क्यों हैं, है ना। तो मैं एक छोटा सा आपको 1-2 मिनट लूंगा खर्राटों के बारे में भाई, है ना। नहीं बिल्कुल मैं तो नहीं लेता भाई, है ना, मैं नहीं लेता, बिल्कुल श्योर नहीं लेता खर्राटे, ठीक है। हाँ बिल्कुल अच्छी आदतों में से नहीं है यार, है ना। दूसरा बहुत परेशान होता है जो पास में सोता है, ठीक है। हाँ चलिए, तो क्या है स्नोरिंग, खर्राटे लेना। आखिर ये खर्राटे हमें आते क्यों हैं, तो सुनिए। खर्राटे हमें कब आते हैं, जब हम गहरी नींद में सोते हैं ना, तो हमारे गले के जो ऊतक होते हैं, जो संरचना या ऊतक होते हैं, वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं, आराम की अवस्था में ना। जैसे यूं मानो कि ये वायु मार्ग है, ये वाला वायु मार्ग है। अब यहाँ के जो ऊतक हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं, आराम की अवस्था में। और जब ये आराम की अवस्था में होते हैं ना तो इनकी संरचना या लंबाई बढ़ जाती है। तो लंबाई बढ़ने से क्या होता है, ये जो हमारा एयर रास्ता है, नाक वाला जो एयर वाला रास्ता है, ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। और सिकुड़ने से क्या होता है कि जो हवा अंदर से बाहर की तरफ पास होती है ना, या बाहर से जो अंदर की तरफ आती है, वो सिकुड़े रास्ते से जाती है और जो क्या करती जाती है, वाइब्रेशन, कंपन करती जाती है। और उसी कंपन से एक आवाज निकलती है जिसे हम खर्राटे कहते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक है,
खर्राटे हमें तब आते हैं जब हमारा एयर वाला रास्ता संकीर्ण या सिकुड़ जाए। अब ये सिकुड़ता कब है? जब हमारे गले के ऊतक या मांसपेशियां बढ़कर लंबी हो जाएं और वो एयर वाले रास्ते को थोड़ा सा कवर कर लें, ढक लें, तब हमें खर्राटे आना प्रारंभ होता है। और जब हम जाग जाते हैं ना, तो ये मसल्स और ऊतक वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं और खर्राटे नहीं आते। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो सोते समय खर्राटे क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम सोते हैं ना, देखो सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब होता है पूरी बॉडी को रिलैक्स देना, यही तो मतलब होता है। जब आपका पूरा शरीर रिलैक्स कर रहा होता है ना, तो आपके गले के जो ऊतक या मांसपेशियां वो भी रिलैक्स करती हैं। तो जब वो रिलैक्स करती हैं तो उनकी लंबाई बढ़ जाती है। केवल उसकी लंबाई बढ़ने से जो ये नाक वाला जो ये रास्ता है नीचे वाला और जो उबूला है ना, ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं शिथिल पोजीशन में, जिससे एयर वाला रास्ते में थोड़ी बाधा आ जाती है, तो एयर को पास करने में दिक्कत आती है। तो जैसे ही वो पास करती है ना, एयर वायु जो पास करती है तो रगड़ रगड़ के जाती है, तो कंपन करती है और उसी कंपन को हम खर्राटे कहते हैं। ठीक है, अब इस खर्राटे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिक मोटापा। जो व्यक्ति ज़्यादा मोटे होते हैं ना, तो श्योर उनके गले के ऊतक वगैरह ऑलरेडी मोटे होंगे, तो वो ज़्यादा बाधा डालते हैं, तो उनमें खर्राटों की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो व्यक्ति रात को सोते समय ड्रिंक का उपयोग करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं, उनमें खर्राटों की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल हमारे गले के जो ऊतक हैं उनको ज़्यादा रिलैक्स करा देते हैं। ठीक है, अल्कोहल, तो उनमें भी खर्राटे देखने को मिलते हैं, है ना। मोस्टली जो मोटे व्यक्ति होते हैं ज़्यादा और जो अल्कोहल का यूज करते हैं, उनमें खर्राटों की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। और कई बार किसी व्यक्ति का जो ये उबूला होता है, ये भी लंबाई में वृद्धि कर जाता है कोई कारण से, तो उसमें भी खर्राटों की समस्या आती है। ठीक है भाई, तो ये आपकी एक छोटी सी बात खर्राटों की थी भाई, जो आपको नहीं पता चला, आज आपको पता चल गया होगा कि आखिर खर्राटे हम कैसे लेते हैं ना। केवल ऊतकों के रिलैक्स होने से वायु मार्ग रुक जाता है और कंपन होता है, उसी को खर्राटे कहते हैं। ठीक है भाई, तो आज आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। ये मुख और मुख गुहा वाला टॉपिक जो आज आपका था, इसके आपने नोट्स बना लिए और एक एक पॉइंट आपका क्लियर भी हो गया होगा, है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूं भाई, कल हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे और उसका नाम है टंग, यानी कि जीभ। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जीभ और उससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दांत। एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझेंगे भाई, है ना, एक एक चीज को। ठीक है भाई, तो जुड़े रहिए हमसे और बिल्कुल भी आप ट्रस्ट कीजिए, एक एक पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर होगा। नीट लेवल से और जितने भी एग्जाम है उन सभी लेवल से कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे ना। अब आपको पता भी चल गया होगा कि हम आखिर कितनी नॉलेज ले रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज। तो ये मुख और मुख गुहा वाला टॉपिक समझ में आया। एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करा दूं। देखिए, कोई आपसे पूछे मुख क्या है, आप बोलेंगे सर मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है जो दो ओष्ठों द्वारा घिरा रहता है। अब मैंने एक पॉइंट बताया था कि ऊपरी ओष्ठ में बीचों बीच में एक दबा हुआ भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, फिल्ट्रॉन कहते हैं। इसका कोई कार्य ज्ञात नहीं है, इसका फिल्ट्रॉन कहते हैं। फिर मैंने कहा कि मुख के पीछे एक कैविटी होती है, आप उसको क्या कहते हैं, वकल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मुख गुहा की छत को आप क्या कहते हैं, आप बोलेंगे सर मुख गुहा की छत को तालु या पैलेट कहते हैं, है ना। फिर तालु कितने प्रकार के, आप बोलेंगे सर तालु 2 प्रकार के होते हैं। मैंने पूछा कौन कौन से, आप बोल रहे हैं सर एक तो कठोर तालु और एक कोमल तालु। मैंने आपसे पूछा कि कहाँ है कठोर तालु, आप बोलेंगे सर तालु का जो आगे वाला भाग है वो कठोर है, तो इसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं, और इसके पीछे वाला जो पार्ट है वो कोमल है, उसे हम कोमल तालु कहते हैं। तो कितना सिंपल है यार, देखो कठोर तालु आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग कोमल तालु, है ना। और कोमल तालु में एक पॉइंट और था कि इसका अंतिम भाग एक टुनटुनी जैसी आकृति का एक लटका हुआ होता है ग्रसनी में, जिसे हम बेलम पैलेटाई
या उबूला कहते हैं। और ये उबूला का काम क्या होता है कि जब भी हम भोजन को निगलते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाकर नासा मार्ग को बंद कर देता है, कहीं भोजन इस मार्ग में ना चले जाए इस वजह से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने केवल अपनी मुख और मुख गुहा के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे अपनी जीभ के बारे में, फुल डिटेल से जानेंगे कि आखिर क्या है जीभ और इस पर क्या क्या संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें करते हैं कल। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। ठीक है, मेरी स्पीड में मैं कि कहीं मैं तेज तो नहीं चल रहा हूँ, ऐसे मुझे आप बता दिया करें शुरुआत में ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल, किसके साथ? जीव के साथ। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक आज ही आप क्लियर कर लेना भाई। ओके, आज ही क्लियर करना है आपको ये। ओके, बाय।